गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 3 अप्रैल 2021 है, दिन है सैटरडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, नेट ज़ीरो को समझेंगे, इन्फ्लेशन और फायर सेफ्टी। डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे है तो फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, संडेज को एवरी संडे द हिंदू का जो लेक्चर है वो भी नहीं होता। इट्स ए डे ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, तो ये जो सीरीज़ है ये आपको मंडे टू सैटरडे मिलती है। सैटरडेज को फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं होते और संडे को तो लेक्चर ही नहीं होता। फिर कुछ हेडलाइंस भी हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। इन केस अगर आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं देन चेक आउट आवर वेबसाइट। आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम ऑन ट्विटर एज वेल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। कल जो मैंने आपको 3 प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और आज का पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही एक फेमस अवार्ड है, तो किस सेलिब्रिटी को ये अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। हाल ही में हमने ये भी न्यूज़ डिस्कस किया था कि रफाल प्लेन्स जो हैं, फाइटर जेट्स, तो उसका 4th बैच हमें मिला जिसमें 3 रफाल प्लेन्स भारत में ऐड हुए। तो बताइए कि टोटल कितने रफाल्स जो हैं ये एयरफोर्स में एक्टिव हैं, सर्विसेज में कितने रफाल प्लेन्स एक्टिव हैं। हाल ही में एक कंट्री ने, एक देश ने टिकटॉक के ऊपर जो बैन था उसको हटाया है। तो वो देश कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला टॉपिक जो है डबल विजन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है देन लेट मी टेल यू, क्योंकि शायद पता इसलिए होगा क्योंकि अंकित अग्रवाल जो हैं मेरे कलीग, उन्होंने भी इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया था। फिर राहुल साईगांवकर ने भी, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने भी इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान जो है वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो क्या भारत को चौकन्ना रहना चाहिए, ऐसा कुछ टॉपिक था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। तो फरवरी 2021 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। और इससे पहले की हमारी डिस्कशंस आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायोलेशन है उसका जो आंकड़ा है, उसका जो नंबर है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। फ्रॉम 2017, 18, 19, 20, आप देखेंगे कि ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर अगर दोनों देशों ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया तो दैट इज़ कंसिडर्ड ए वेरी पॉजिटिव थिंग। एक बहुत ही अच्छी बात है दोनों देशों के लिए, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात है। तो ये चीज़ हुई फरवरी 2021 में। अभी हम कहाँ पर हैं? वी आर इन अप्रैल 2021। तो 2 महीने के बाद एक न्यूज़ हमें पढ़ने को मिलती है कि पाकिस्तान ने यह तय किया है कि पाकिस्तान भारत से शुगर, कॉटन, यान, इन चीज़ों को इंपोर्ट करेगा। इन चीज़ों के ऊपर जो एक बैन लगाया गया है उस बैन को हटाने का डिसीजन जो है वो वहाँ की कैबिनेट ने लिया। ऐसी एक खबर आई थी, इसके ऊपर एक वीडियो भी हमने आपके लिए बनाया था और डिलीवर किया था हमारी चैनल ने, ऑफ कोर्स स्टडी IQ ने। इन लेस देन 24 आवर्स इट मेड ए यू टर्न। ये डिसीजन अनाउंस किया और उसके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने एक यू टर्न ले लिया। इंपोर्ट्स जो हैं उसको जैसा था वैसा ही रख दिया, यानी कि अब पाकिस्तान भारत से इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेगा। तो अब वो उनका डिसीजन है, राइट। ये एक अच्छा स्टेप होता सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद अगर
इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ते या फिर ट्रेड रिलेशनशिप इम्प्रूव होते तो दैट वाज ये अच्छी बात होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, एक यू टर्न लगा लिया है, कोई बात नहीं। नाउ वी नो चाइना एक वुल्फ वॉरियर मोड में है। चाइना जो है वो भारत को LAC के ऊपर परेशान कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाइना कश्मीर वाला जो टॉपिक है उसको भी एक प्रकार से बढ़ावा दे रहा है, कश्मीर के बारे में बातें करने लगा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही नेगेटिव है, और पाकिस्तान मीन्स भारत के लिए तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पावर में हैं, उनको बहुत ही खुशी मिलती है जब चाइना एक ताकतवर देश जो है वो भारत के खिलाफ कुछ चीज़ें करता है, या फिर LAC के ऊपर कोई इश्यू क्रिएट करता है, या फिर कश्मीर के बारे में कोई बात करता है, तो पाकिस्तान के कुछ लोग इससे बहुत खुश होते हैं। जो समझदार लोग हैं पाकिस्तान में, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान को अपने सारे एग्स बीजिंग यानी कि चाइना के बास्केट में नहीं रखने चाहिए। आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ये फ्रेज सुना होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपने सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट में रखें और वो बास्केट आपके हाथ से छूट गया तो सारे के सारे अंडे जो हैं वो फूट जाएंगे, इज़न्ट इट? तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे पैसे हों, चाहे टाइम हो, चाहे एनर्जी हो, राइट, तो रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है कि अगर वो चीज़ फेल हुई तो फिर आपके पास कोई सेफ्टी नेट ही नहीं होगी। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है। पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे जो हैं वो, यानी कि अपनी पूरी एनर्जी जो है वो चाइना को दे दी है, या फिर चाइना के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन जब चाइना अपना हाथ खींच लेगा पाकिस्तान से, या फिर जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ इश्यू होगा, तो फिर पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो वहाँ के सेंसिबल लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के साथ नहीं, दूसरे देशों के साथ, उसमें भारत भी शामिल है, उसके साथ भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें चल रही है, आपको पता है कि तालिबान कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISI है, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है तालिबान को, और तालिबान का इतना स्ट्रॉन्ग बनना जो है वो पाकिस्तान अपनी एक खुद की एक विक्ट्री, एक अपनी जीत मानता है इस चीज़ को। पाकिस्तान's इकोनॉमी हैज़ बिन हर्टिंग ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन जिहाद। पाकिस्तान ने जिहाद में जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच भी, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेले जाते। उनको अगर क्रिकेट मैच खेलना है तो दूसरे देशों में जाना पड़ता है। फिर ना तो कोई पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। चाइना एक है जो कर रहा है, लेकिन चाइना की भी स्ट्रेटजी हम सब जानते हैं। पाकिस्तान जो है वो फ़िलहाल देख नहीं पाता, लेकिन दुनिया देख पा रही है कि चाइना जो है अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए ही नेगेटिव हैं। और यहाँ पर जो शुगर और कॉटन, यान, इन सारी चीज़ें, शुगर की बात करें तो शुगर की प्राइस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 9.1% है। 9.1% के आसपास इन्फ्लेशन है। दैट इज़ टू मच, राइट। महंगाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर इंडिया से शुगर इंपोर्ट करता पाकिस्तान तो लगभग 20% जितनी प्राइस जो है वो उसकी ड्रॉप हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स ने शायद इसको एक अच्छा स्टेप ना देखा हो। अब उनका डिसीजन है तो वो जाने, लेकिन डेफिनेटली दोनों देशों को इसमें फ़ायदा ज़रूर होता अगर ये यू टर्न ना लगता तो। हूज़ अफ्रेड ऑफ नेट ज़ीरो टारगेट, अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ना। वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, चक्रवात हमें देखने को मिल रहे हैं, कई जगह पर बहुत ज़्यादा सूखा हमें देखने को मिल रहा है, कहीं जगह पर बाढ़ आ रही है तो कहीं जगह पर सूखा, गर्मी भी काफ़ी बढ़ने लगी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ climate change. The pledge by more than 120 countries to achieve net zero emission by the mid-century. 120 देशों से भी ज़्यादा देशों ने
ये तय किया है कि 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करेंगे। चाइना ने लक्ष्य रखा है 2060, यूएसए ने 2050 और भारत जो है वो अगर देश की बात करें तो थर्ड नंबर पर है, वरना यूरोपियन यूनियन को काउंट करें तो यूरोपियन यूनियन थर्ड नंबर पर आता है और भारत जो है वो फोर्थ आता है। लेकिन अगर कंट्री की बात करें, यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ कंट्री, एक यूनियन है इसमें 27 देशों का, तो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है हमारा देश भारत। तो भारत को भी इस प्रकार के कमिटमेंट जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आप एक चीज़ को समझ लेते हैं, व्हाट इज़ नेट ज़ीरो एमिशन। इसका मतलब क्या ये है कि आप कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे? नो, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि नेट ज़ीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स that the amount of CO2 produced by a country is balanced by the amount removed from the atmosphere. इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने 10 किलो कार्बन एमिट किया, CO2 एमिट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके वहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं, ओशियन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की कैपेसिटी इतनी है कि ये 10 किलो जो है ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो क्या हो गया? न्यूट्रल, ज़ीरो। 10 किलो प्रोड्यूस किया, 10 किलो पेड़ पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया, सो इट्स न्यूट्रल। तो दैट्स व्हाट नेट ज़ीरो या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी इज़ ऑल अबाउट। ये इसकी एक डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। याद नहीं, लेकिन आपको इसको समझना है कि कार्बन नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे। यस, कोशिश यही होगी कि कम से कम करें, राइट, यही कोशिश होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं। इट्स लाइक ट्राइंग टू कीप ए बैलेंस, ओके। अब टेम्परेचर की बात करें तो आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी ने ये बताया है कि अगर हमें ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर जो है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं 2030 तक उसमें 45% का ड्रॉप होना चाहिए और 2050 तक हमें नेट ज़ीरो तक पहुंचना ही होगा, वरना ये 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उससे ज़्यादा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा और ये एक बहुत ही भयानक चीज़ होगी। Many argue that net zero is non-equitable and fair as it does not differentiate between developing and developed countries, ensuring the burden of mitigation. ये बात सच है कि नेट ज़ीरो के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों को दोनों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर रखता है ये, तो ये फेयर या फिर इक्विटेबल नहीं है। दूसरी जो एक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये इंडिया के डेवलपमेंट पोटेंशियल के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये बात भी लॉजिकल है, ये बात भी सही है। Some also criticize mid-century net zero as allowing uncontrolled emissions today while relying on uncertain technologies to offset emissions in the future. कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कार्बन जो है वो एमिट करेंगे और फिर कुछ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप निर्भर हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि टेक्नोलॉजीज आ जाएगी जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। और लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि finally many net zero pledges are premised upon trading and offsetting emissions, allowing the rich to continue emitting and buying their way out. एक आप कार्बन क्रेडिट्स जिसको कहते हैं उसको ट्रेड कर सकते हैं कि अगर आपने ज़्यादा एमिट किया है तो जिसने कम एमिट किया है तो उसके पॉइंट्स या फिर उनको पैसे देकर आप वो पॉइंट्स खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की सिस्टम हमारे देश में भी चल रही है और दिस इज़ नॉट मीन्स, इससे होगा ये कि जो जिन देशों के पास पैसे हैं वो एमिट करने की एमिट करना जो है वो कंटिन्यू करेंगे और एंड टाइम पर अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए पैसे देकर सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, पेपर्स के ऊपर वो क्लीन हो जाएंगे। तो ये कुछ नेट ज़ीरो के साथ जुड़ी हुई चिंताएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 4 चीज़ों को आपको याद रखना है, राइट। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज़ कि डेवलप्ड देश की बात करें तो डेवलप्ड देशों ने बार बार गोल जो है वो चेंज किया है। कई बार ये कहते हैं, कई बार वो करते हैं, कई बार कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो बार बार चेंज है वो अपने हिसाब से, अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो ये गोल चेंज करते रहते हैं। दूसरी चीज़, जब पैसे देने की बात आती है, जब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो डेवलप्ड देश जो हैं वो बोलते तो बहुत हैं लेकिन करते ना के बराबर हैं। तो ये एक बहुत ही
बुरी बात है। डिक्लेयरिंग ए कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट इज़ इनएविटेबल फॉर एवरी कंट्री टू मीट द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल्स। जैसे मैंने बताया आपको, आईपीसीसी का भी कहना यह है कि हर एक देश को इसमें काम करना होगा। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक या फिर दो देश भी अगर अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे तो ये जितने देश मेहनत करें उन सारे देशों की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। भारत की बात करें तो जब से इस क्लाइमेट नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई है तो पिछले लगभग 3 दशकों से भारत हमेशा से एक रिएक्टिव देश रहा है, प्रोएक्टिव देश नहीं रहा है। तो ये चीज़ हमें चेंज करनी होगी। भारत के लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं, राइट। भारत ये चीज़ अचीव कर सकता है, नेट ज़ीरो जो है वो हम अचीव कर सकते हैं और दुनिया भी अचीव कर सकती है। हमें यह ध्यान में रखना है कि नेट ज़ीरो जो है ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो पेरिस एग्रीमेंट का एक कॉर्नरस्टोन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन सेल्फ डिफरेंशिएशन। सेल्फ डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप अपनी खुद की कैपेसिटी देखें और तय करें और टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि देखिए 2050 तक हर एक को अचीव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो आप खुद तय करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो नेट ज़ीरो टारगेट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल और ऐसे ही काम होगा। सेल्फ डिफरेंशिएशन, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल भारत की बात बताऊं तो भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी से हम प्रोड्यूस करेंगे, राइट। ये 10 गीगावाट था 2010 के आसपास, हमारा टारगेट 10 गीगावाट था, अभी 175 गीगावाट है और पता है 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट है। तो ये पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी है कि फिर हमारे टारगेट्स चेंज होते जाएंगे। तो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी। While net zero is the ultimate goal, the nationally determined contributions due every 5 years are the means to achieve it. जो ये NDCs हैं जो आपको हर 5 सालों के अंदर अचीव करना है, तो दिस आर लाइक स्टेप्स। आपने 5 सालों में ये अचीव किया, उसके बाद ये तो NDCs प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा नेट ज़ीरो जो है ये लीगली बाइंडिंग होने चाहिए। आप सिर्फ कह देंगे कि हाँ मैं ये करूँगा, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई लीगली एक्शन नहीं होगी, तो फिर आप करें नहीं करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट शुड बी लीगली बाइंडिंग and the rapid transition required in the next 2 to 3 decades will disrupt the economic and social fabric of fossil fuel dependent regions. जिन देशों में fossil fuel की वजह से पैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया, जिन देशों में फॉसिल फ्यूल के ऊपर इंडस्ट्री जुड़ी हुई, हमारे देश में कितने सारे पेट्रोल पंप्स हैं, कितने सारे पेट्रोल रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसमें काम करने वाले लोग, राइट। तो ये जब फ्यूल की तरफ से हम ग्रीन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रप्शन भी होगा। तो इसके लिए भी सरकार को, समाज को एक तैयारी दिखानी पड़ेगी। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यस, ये पॉसिबल हैं। आने वाले 3-4 दशकों में भारत भी और दुनिया भी नेट ज़ीरो को अचीव कर सकती हैं, राइट। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, हम और एक एक अच्छी दुनिया बना पाएंगे एज फार एज एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न्ड। और भारत को तो इसको सीरियसली इसीलिए भी लेना चाहिए क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा पर्यावरण या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है हमारा देश भारत। तो हमें बाईस्टैंडर नहीं, हमें एक लीडर की तरह आगे काम करना होगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रूडेंस प्रिवेल्स। ये एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है। आई एम गोइंग टू बी बिट क्विक हियर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 5 सालों तक, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026, यानी कि आने वाले ये जो 5 साल हैं, इन 5 सालों में भी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये टारगेट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% का टारगेट दिया गया है। इसमें एक अपर लिमिट दी गई है 6 की और लोअर लिमिट दी गई है 2% की। तो ये मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और ज़्यादा इन डेप्थ जाने की आवश्यकता है। तो पिछले 5 सालों की जो पैटर्न है वही आने वाले 5 सालों तक हम फॉलो करने वाले हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने ये बताया है कि इट विल रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम व्हाट हैज़
प्रिवेल्ड इन 5 years दैट एंडेड। तो पिछले 5 सालों में जो चल रहा था वही चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर फिस्कल और मॉनिटरी अथॉरिटी, फिस्कल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनिटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई, राइट। तो फिस्कल, फाइनेंशियल और मनी, दोनों डिपार्टमेंट्स या फिर दोनों पिलर्स ने इन्फ्लेशन को एक इम्पोर्टेंट एक सेंटर पीस माना है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, पैसों को लेकर जो पॉलिसी है उसकी बात करें, तो उसमें इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ तभी अचीव हो पाएगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। जब महंगाई बहुत बढ़ने लगती है तो जब आप पैसे कितने भी कमाएं लेकिन महंगाई बढ़ती रहती है तो आपकी कोई सेविंग, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। तो ये देश के ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कि देश के पास पैसे नहीं रहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक घर के साथ जो होता है वही देश के साथ होता है। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी एज वेल। आपको इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमी इज़ व्हाट्स हैपनिंग लाइव आउट देयर। तो जो चीज़ें दुनिया में हो रही है उसको समझने के लिए आप खुद के एग्जाम्पल्स, आपको खुद को वहाँ पर फिट कीजिए। यू विल फाइंड इट वेरी ईजियर कि आप जस्ट ऐसे एग्जाम्पल्स कि मेरी तनख्वाह 1,000 रुपये हैं, हर महीने में 1,000 रुपये कमाता हूँ और उसमें से मैं 500 रुपीज़ खर्च करता हूँ और 500 रुपये मेरे पास बचते हैं, राइट। अब एक मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं तो 50,000 आपके बचेंगे और 50,000 आप खर्च कर रहे हैं, 50-50। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो आपके पास 50 लाख रुपए हर महीने बचेंगे, 50 लाख का आप खर्च करेंगे। जस्ट इमेजिन। तो जब महंगाई बढ़ेगी, लेट्स से कि सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो फिर आप 500 रुपीज़ जो बचाते थे अब लेट्स से 300 ही बचा पाएंगे। तो फिर आपके फ्यूचर के प्लान्स भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। फिर आप कार नहीं खरीद पाएंगे, आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएंगे। तो इससे दूसरे प्रोडक्ट्स और जो मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगी, इज़न्ट इट। इस प्रकार से हर एक के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है, कभी पहले तो कभी बाद में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यस, दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और आरबीआई के जो रिसर्चर हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाया, रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसमें भी ये इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, फोकस किया है। तो यही चीज़ को सरकार ने भी माना है, तो दैट्स अ गुड थिंग। मूविंग ऑन, टेकिंग फायर सेफ्टी सीरियसली, फ्री प्रेस जर्नल का ये एक आर्टिकल है। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में आग लगती रहती हैं और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट वीक की बात है, एक बांदुप में सनराइज़ हॉस्पिटल है, बांदुप सनराइज़ हॉस्पिटल, तो वहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई बिकॉज ऑफ दिस फायर। उससे 2 महीने पहले की बात है, बांद्रा की एक हॉस्पिटल में 10 नवजात शिशु जो हैं उनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, और इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो मर गए। 2020 की बात है जब 2 क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई मुलुंद एपेक्स हॉस्पिटल में, ये भी मुंबई की बात है। और एक मारोल्स ESIC कामगर हॉस्पिटल, दिसंबर 2018 में यहाँ पर 9 लोगों की जान चली गई थी बिकॉज ऑफ फायर। अहमदाबाद, विजयवाड़ा, राजकोट, हर जगह पर ये खबरें हमें अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी आग लग रही है। और ग्लोबल डिजीज़ बर्डन स्टडी का कहना ये है, 2017 का ये रिपोर्ट है कि दुनिया में जो 5 आग लगती हैं, बड़ी गंभीर आग, उसमें से 1 आग जो है वो भारत में लगती हैं। तो फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा देश जो है वो बहुत ही इलिटरेट है, बहुत ही पीछे हैं। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में फायर्स का रीज़न होता है एयर कंडीशनर, राइट। ACs जो होते हैं उसमें आग लगती है, और सबसे ज़्यादा आग भी रात के टाइम पर लगती है। वायरिंग इज़ द मेन कल्प्रिट। जो वायरिंग है वो जो नई हैवी ड्यूटी हॉस्पिटल के गैजेट्स हैं, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ों का लोड नहीं उठा पाते और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और इसकी वजह से आग लगती है। इसके अलावा ना तो स्मोक अलार्म्स होते हैं, ना स्प्रिंकलर्स होते हैं, ना तो कोई सेफ एग्जिट प्लान होता है, राइट, ना तो फायर ऑडिट्स होते हैं, ना मॉक ड्रिल्स। तो अवेयरनेस ना के बराबर है। 2011 AMRI हॉस्पिटल फायर इन कोलकाता, यहाँ पर 93 लोगों की मृत्यु हुई थी, 93। और वहाँ पर बेसमेंट में पता चला कि बेसमेंट में जो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है वो रखा गया था और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। और सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं, रेस्टोरेंट्स का भी यही हाल है। जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया
तब पता चला कि 762 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में 3 गवर्नमेंट और 46 बीएमसी की हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं, ये नॉन कंप्लाइंट है फायर सेफ्टी रूल्स को लेकर, कुछ नहीं करते। और ऐसा चलता ही रहता है हमारे देश में। एक उपहार ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर 1997 में एक बहुत ही पॉश सिनेमा था दिल्ली में, वहाँ पर 59 लोगों की मृत्यु हो गई। और सज़ा कब मिली? 2015 को। अब जब ये सज़ा जब मिली, तब उस टाइम पर ये जो उपहार ट्रेजेडी के जो दोनों भाई हैं, अंसल ब्रदर्स, ये बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। तो फिर उनको सज़ा भी नहीं मिली, उनको मिनिमम जेल टर्म देकर फिर आई थिंक छोड़ दिया गया है। एग्जैक्टली उनके स्टेटस के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर एक आपकी एज हो जाती है तब कोर्ट भी आपके साथ थोड़ी बहुत लीनियंट, तो सज़ा ना के बराबर हो जाती है। और सज़ा भी कब मिलती है? 1997 का केस 2015 में जाकर कोई उसका जजमेंट आया। तो दिस इज़ ए वेरी सैड थिंग। हम इसको सीरियसली नहीं लेते, राइट? जब ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये टॉपिक, बट आप देखिए आपके सिलेबस को, हम इतने इस टॉपिक से हम अनजान हो गए हैं कि सिलेबस में लिखी हुई चीज़ को भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो इट्स वेरी सैड, इज़न्ट इट? तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। आज सैटरडे है तो फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं है, तो ये है कुछ आपके लिए हेडलाइंस, इनको पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। बिम्स्टेक के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने ही हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट? कल संडे है तो कल छुट्टी, तो आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ एज फार एज द लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अब मुलाकात होगी मंडे को। वैसे स्टडी IQ के ऊपर आपको वीडियोज़ जो हैं वो, दूसरे हमारे फैकल्टीज़ के वीडियोस जो हैं वो ऑफ कोर्स आज और कल मिलते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, और दूसरे लोगों को भी स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।